का कर्जा है मेरे ऊपर और किसी दोस्त ने आज तक 1 रुपए की मदद ये नहीं बोला है कि आप ये पैसे कब लौटाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को मैं श्रेय देना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स। मैं गौरव उपाध्याय और मेरे साथ हैं विकास सर, जिनकी 2022 में 468वीं रैंक है और उनको IPS कैडर मिला है। और आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी आपकी स्टडी में। तो मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में और अपने एजुकेशन एकेडमिक के लिए बताएं सर कुछ। मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो 12वीं तक हिंदी मीडियम में अपने गांव से ही पूरी की थी। उसके पश्चात मैंने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न रहा। तो लगातार 6 साल का ये मेरा सफर रहा है यूपीएससी। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है इसके लिए, इसको लेकर? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था यूपीएससी में और इसके पहले मैं 3 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था, बट तीनों बार मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने थोड़ा अपनी आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया और इसके साथ ही जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया तो उसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत की और उसका रिजल्ट सामने है, जिसके बदौलत मैं सिलेक्ट हुआ। सर मैं आपसे ऑप्शनल के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे ऑप्शनल है, ऑप्शन चुनते हैं बच्चे हैं जो, तो क्या देख के और क्या ऑप्शनल था आपका और क्या देख के आपने उसको डिसाइड किया कि मुझे ये ऑप्शनल रखना चाहिए? मुझे लगता है कि ऑप्शनल चूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा कंटेंट समझ नहीं पाएंगे। समझने के साथ ही चूंकि मेंस में हमको याद भी करना होता है, तो दोनों चीज़ें किसी ऐसे सब्जेक्ट में करना जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था, मैंने जब थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, तो मुझे लगा कि मुझे PSIR में इंटरेस्ट आ रहा है और साथ ही इसका थोड़ा ओवरलैप भी GS में होता था, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल PSIR चुना था। तो एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है ऑप्शनल चूज करने में वो इंटरेस्ट को दें। उसके साथ फिर वो देखें कि क्या उसका ओवरलैप GS में हो रहा है तो कितना हो रहा है, क्योंकि लगभग सभी जो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल हैं वो कहीं ना कहीं GS में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ओवरलैप करते ही हैं। तो इसके पश्चात जो है इंटरेस्ट का जो रोल है वो आ जाता है। जैसे सर NCERT का रोल है, NCERT को लेके आज युवा जो तैयारी करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं NCERT का, और 40-50 किताब भी हैं 6 से 12 तक। तो उनको मैनेज करना और बेसिक जो बुक्स हैं उनको मैनेज करना, दोनों में से मतलब बेहतर क्या है लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोचिंग नहीं की है और वो केवल सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि NCERT पढ़नी चाहिए, जो आपका एक फंडामेंटल बेस है वो बना देती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है तो मुझे लगता है कि फिर NCERT की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जो इनके प्रिंटेड नोट्स होते हैं तो उसमें NCERT के साथ ही अन्य जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उनका कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे हैं तो फिर आप NCERT को स्किप कर सकते हैं। आप अपना जो बेसिक प्रिंटेड मटेरियल है या जो आपके रिटन नोट्स हैं उस पर फोकस करिए। और इसके साथ ही NCERT में 1-2 बुक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की जो NCERT है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही 11th-12th की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 जो NCERT है वो जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपके पास प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं आजकल, तो वो पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट इफेक्टिवली प्रोवाइड कराते हैं। सर करंट अफेयर आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, क्या करें, प्रीलिम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमें पढ़ना चाहिए या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये जो भी है। तो ये करंट अफेयर आपने कैसे मेंटेन किया? और अब की बार जो 2023 का जो पेपर था CSET का, उसको भी देख के आप थोड़ा मुझे उसके लिए बताएं। मेरा थोड़ा जो एक्सपीरियंस है करंट अफेयर को लेके वो थोड़ा अलग है बाकी जो टॉपर्स हैं उनसे।
मुझे लगता है कि जितना करंट अफेयर्स को बताया जाता है, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नजर नहीं आती, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। क्योंकि मैं पिछले लगभग 6 साल से यूपीएससी की जर्नी में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि आपके फंडामेंटल्स और बेसिक स्ट्रांग है तो आपको करंट अफेयर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। करंट अफेयर का जो रोल होता है वो केवल और केवल बेसिक में कुछ चीजों को ऐड ऑन करने का होता है। तो उसमें 2 चीजें की जा सकती हैं। एक तो केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ना डेली, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई भी एक वीडियो जो है, यूट्यूब पे आजकल काफी वीडियोस अवेलेबल है, तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट का, जिस भी टीचर का वीडियो पसंद आ रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके पश्चात आप कोई भी एक मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये 2 ही बेसिक मटेरियल मेरे हिसाब से होने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। और रही बात 2023 के प्रीलिम्स की, तो उसमें भी मुझे लगता है, चूंकि मैंने करंट अफेयर ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, बट मुझे लगता है कि यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर है वो बाकी की टेस्ट सीरीज में भी मिल जाता है। तो 2023 का प्रीलिम्स भी बेसिक पढ़कर निकाला जा सकता था। और जो सीसेट था उसका लेवल जरूर इस समय काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टूडेंट्स को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर प्रीलिम्स के लगभग 3 महीने पहले से मुझे लगता है कि सीसेट पर अब ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सर जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, इन दोनों की क्या भूमिका है और कैसे मतलब टेस्ट सीरीज को मेंटेन किया जाए और कितना टेस्ट दिया जाए? जैसे आप दिए हैं टेस्ट तो आप बताएं, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए लोगों को? प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस में जो टेस्ट सीरीज है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में जब आप बार बार टेस्ट देते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। साथ ही प्रीलिम्स के जो टेस्ट होते हैं उससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेके वो भी मजबूत होती है। तो मेरे हिसाब से जितने ज्यादा प्रीलिम्स के टेस्ट हो सके उतने ज्यादा टेस्ट देने चाहिए। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि आजकल कई कोचिंग्स जो है वो डेली के क्वेश्चंस रिलीज करती हैं, तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस की जगह फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज मार्केट में आजकल हर कोचिंग की अवेलेबल होती है, उसको आप रेफर कर सकते हो। तो उसके साथ ही आप प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज है उसके आंसर्स के कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आप एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उसको अलग अलग, आपको लगता है यदि टेस्ट का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार याद करना पड़ रहा है, तो आप उस एक पर्टिकुलर जगह पे उस कॉन्सेप्ट को लिख दीजिए, तो आपको रिवीजन में हेल्प हो जाती है। एक और लोगों में भावना टूटी है कि जैसे इंजीनियर बैकग्राउंड है और आपका भी था, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आप हिंदी माध्यम से टॉप किए, तो हिंदी माध्यम तो मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो आईपीएस या आईएएस रैंक में बहुत कम ही है जिनका आईपीएस बने हैं, तो आपकी मतलब विशेष करके हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? हिंदी माध्यम वालों को ये चीजें फॉलो करना चाहिए, इससे हिंदी माध्यम का रिजल्ट में सुधार हो सकता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो मेरे को भी लगता है कि मुझे बतानी चाहिए कि हिंदी मीडियम में एक तो सबसे बड़ी समस्या आती है कॉन्फिडेंस की, कि हमारे अंदर पहले से ही कॉन्फिडेंस लो होता है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनका ही सिलेक्शन होगा। बट एक्चुअली में आप देखेंगे कि यदि मेहनत की जाए, जैसे कि कहा जाता है कि लोगों हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, बट कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे लगता है हिंदी मीडियम में उसकी कमी होती है, और वो बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार ये एक कमी मुझे लगती है कि हिंदी मीडियम में थोड़ी बहुत कई बार बच्चे मेहनत में कमी रख देते हैं। यही चीज आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत, ये मेरा एक्सपीरियंस है और लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत में भी कई बार हिंदी मीडियम में कमी रहती है। बच्चों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो उस लेवल पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रयास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को और बढ़ाना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है कि जो कंटेंट की कमी है, खासकर जो करंट अफेयर के जो न्यूज़पेपर में कोई भी ढंग का हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर नहीं है, तो मुझे लगता है वहां पर थोड़ा कमी हो जाती है हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन आजकल जो यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं
जिसमें वो एनालिसिस करते हैं एडिटोरियल का, तो उसको देखकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से कम्पीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो इंग्लिश का कंटेंट है उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश का कंटेंट भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब आप इंग्लिश की किसी चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग कई बार बदल जाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इंग्लिश में कंटेंट एक बार पढ़ने की कोशिश करें। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा तब वो गूगल ट्रांसलेटर की भी मदद ले सकते हैं या अन्य बुक्स की मदद ले सकते हैं। सर एक आपसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप अपनी सफलता का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले पाऊंगा किसी का, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, मेरी सिस्टर है जो घर में रहकर मतलब मम्मी पापा का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे उनका बेटा है वो। हम उम्मीद करते हैं कि लड़के ही ध्यान रखेंगे मम्मी पापा का, पर हमारे घर में दोनों भाई बाहर रहते हैं और मेरी सिस्टर मम्मी पापा का ध्यान रखती थी। इसके साथ ही जो मेरे दोस्त हैं, मतलब दोस्तों के मैं नाम नहीं ले सकता, इतने ज्यादा दोस्तों ने इतनी ज्यादा मदद की है कि अभी भी वही चीज मैंने बताई कि लगभग 1-1.5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर और किसी दोस्त ने आज तक 1 रुपए की मदद ये नहीं बोला है कि आप ये पैसे कब लौटाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को मैं श्रेय देना चाहूंगा और अपने पेरेंट्स को। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट हैं और विशेष कर हिंदी माध्यम वालों के लिए कुछ 2 शब्द, मतलब जब इंसान टूट जाता है 2 बार 3 बार, जब प्री फेल हो जाता है, सीसेट फेल हो जाता है, तब उसके लिए क्या कहेंगे कि वो अपना जो ट्रेन है उसको कैसे पटरी पर रोक कर रखे, कैसा अपना आत्मविश्वास को बढ़ाए? घर वाले हैं, सामाजिक प्रक्रिया भारत में बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उसको कैसे बना के रखे, खुद का मेंटली जो प्रेशर है? इसमें मैं 2 चीज, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जब आप खासकर ऐसे एक दौर से गुजरते हैं और आप अगर वो लाइंस पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे। और मैं कई बार पढ़ता था कि वो कविता ऐसी है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये पंक्तियों से आप रिलेट कर सकते हैं खुद को कि आपको हार नहीं माननी है, आपको फिर से प्रयास करना है। मैं लगातार मेंस फेल हुआ हूँ, ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस। हर बार मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे लिए सपना हो गया था कि कभी मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा भी कि नहीं, लेकिन हाँ इंटरव्यू कॉल आया, उसमें नंबर भी अच्छा आया और मैं फाइनली सिलेक्ट भी हुआ। तो आपको मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप जब तक आप हार नहीं मानेंगे तो आप नहीं हारेंगे। और इसके साथ ही एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कम से कम आप खुद से प्रेम कीजिए। कोई और व्यक्ति हो सकता है उसको आप में 36 कमियां दिखाई दें, बट यदि आप अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे तो कोई और व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए ज्यादा अच्छा करने के लिए, लेकिन साथ ही जो आप हैं प्रेजेंट में आप उसको भी उतना ही प्रेम कीजिए। तो ये मेरा संदेश रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। धन्यवाद सर। और मैं आपसे ऑप्शनल के लिए पूछूंगा, जैसे ऑप्शनल की आपने तैयारी की है तो आप सेल्फ पढ़े थे या कहीं से कोचिंग किए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जहाँ से कोचिंग किए हैं या जैसे भी तैयार किए हैं, या क्या कहाँ से कौन सी किताब पढ़े थे जो भी? मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग की थी। यहाँ पर दिल्ली में रीयूनियन क्लासेस हैं, तो वहाँ से मैंने फंडामेंटल कोचिंग की थी और वहाँ सर ने काफ़ी अच्छा समझाया था, तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे। तो वो मेरे को काफ़ी बेनिफिट किया। और आगे चलकर मैंने राजेश मिश्रा सर के यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो फिर मैंने वो टेस्ट सीरीज का भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हर टीचर का एक इंडिविजुअल रोल होता है सक्सेस में। सेल्फ स्टडी टीचर के रोल के साथ ही फिर बाद में सेल्फ स्टडी का भी रोल आता है। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो कोई टीचर आपके लिए आकर टेस्ट नहीं लिखने वाला है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई टीचर आकर मेहनत नहीं करने वाला है। तो वहां पर फिर स्टूडेंट का रोल आ जाता है और इसके साथ ही टीचर्स का रोल सदैव रहता ही है। धन्यवाद दोस्तों। आप मिले आज हम सर विकास गुप्ता सर से, तो इन्होंने बताया अपनी स्ट्रेटजी के बारे में और हम आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।